कैसे हैं मास्टर्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। काफ़ी अच्छा चैप्टर, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। प्रीवियसली हमने एक लेक्चर देखा इसका और बहुत ही मज़ेदार था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया और हमने ये भी देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने अपने ऑर्गन्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है जस्ट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, उसके अंदर फिर हमने ये भी देखा कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। मेजरली जो भी पॉलिसीज बनती है गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर डिसीजन क्या केवल एक ही आदमी लेता है या ले सकता है, इसको हमने डिस्कस किया था। इसमें एक पर्टिकुलरली फेज था जो कि था हमारा ऑफिस मेमोरेंडम, जिसके ऊपर हमने पूरे एग्जाम्पल के साथ में उसको डिस्कस किया कि क्या था ऑफिस मेमोरेंडम और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और वो कैसे हमारे से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, उसका पूरा हमने एक तरीके से बैकग्राउंड और हिस्ट्री पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि हमें इन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, ज्यादा कुछ ऐसा टफ है नहीं। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो भैया तुम देखो डेमोक्रेसी में रह रहे हो और डेमोक्रेसी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है लोगों की, आमतौर पर भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। अब ऐसा क्या हो कि हमारी जो नीड्स हैं वो लोगों को और जनता को पता, गवर्नमेंट को पता चल जाए और हमारी नीड्स को वो फुलफिल कर दें। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा। तो यहां पर आपको इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मैं कहूं कि हमारे समाज के अंदर ही सारे लोग मिलकर के सड़क बना देंगे, सारे लोग मिलकर के हमें गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवा देंगे या पेट्रोलियम लेकर आ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है वो चीज। और अगर ऐसा होता भी तो शायद कुछ लोग जो रिच सेक्शन है केवल वही उसका बेनिफिट उठा रहे होते। सब लोगों तक पेट्रोल नहीं पहुंच रहा होता, सब लोगों तक, इवन आपको मैं बताऊं कि जहां पे गवर्नमेंट नहीं होती वहां पर तो पानी के लिए भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है लोगों को। तो बात हम जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशरी की हमें जरूरत क्यों है। मैं इसको अगर ऐसे समझाऊंगा ना कि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि हमें लेजिस्लेचर की, हमें एग्जीक्यूटिव की और हमें जुडिशरी की जरूरत क्यों होती है। तो जैसे ही मैंने हेडिंग चेंज करी आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो भाई गवर्नमेंट हमेशा, आप मान के चले, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। जो भी वो डिसीजन लेते हैं, जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, उनका मेन इंटेंशन होता है लोगों के वेलफेयर को लेकर के। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्प्यूट्स भी खड़े हो जाते हैं और ऐसे में कई बार इन पॉलिसीज को लेकर के इंप्लीमेंटेशन या रिजेक्शन या सिलेक्शन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत लंबा चौड़ा एक डिबेट, डिस्कशन के बाद में इंप्लीमेंट की जाती है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की जाती है। और मैं ऑलरेडी ये बात मैं लास्ट वाली क्लास में आपको बता चुका हूं। तो कई बार क्या होता है, जो भी राइट्स हैं, जो भी रेगुलरिटीज हैं, जो भी मतलब सही है, सही जो भी गलत है, उन सब चीजों को देखा समझा जाता है, देन आफ्टर कोई चीज एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाती है। ऐसे में जो भी टास्क आप कर रहे हो, कई बार ये अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलेगी कि कौन सी चीज, मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको जो भी आपके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो एक करेक्ट प्रोसीजर में दे नीड टू फॉलो द कंडीशंस, और उसके बाद में वो जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे वो डिसाइड होगा। अब क्या सही है क्या गलत है, इसका कोई भी एक इंडिविजुअल मतलब डिसीजन नहीं ले सकता ना, उसके लिए आपको डिबेट करना पड़ेगा, अपना प्रपोजल लोगों के सामने रखना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, ऑफ कोर्स इसको मैं बात कर रहा हूं लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अगर ये राइट दिया गया है कि लॉ बनाओ, तो जो लॉ तुम बना रहे हो तो तुम्हारे हिसाब से हो सकता है वो सही हो, बट क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ भी रहा हो, नहीं भी आ रहा हो, बट पहले एटलीस्ट तुम बताओगे कि क्या लॉ है। इस तरह का अरेंजमेंट हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखा है कि ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होता है। और ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं, कि हर एक चीज एक सही हाथ में हो, सही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो, और फिर डिस्कशन होने के बाद में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाए, तो दैट वुड बी इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहां पर इन्हीं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो हम इनकी बात कर रहे हैं। लेजिस्लेचर का काम, जुडिशरी का काम एंड एग्जीक्यूटिव, दे ऑल थ्री विल डू देयर वर्क। ये अपने लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये अपने लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ये अपने लिए। कई बार ऐसा होगा कि दे बोथ कैन नॉट डू सफिशिएंट, तो ऐसे में जुडिशरी विल इंटरफेयर इन, और ऐसे में इंटरफेयर जब जुडिशरी कर लेती है तो जुडिशरी उनको या तो सजेस्ट करेगी या वो ऑन करेगी। ठीक है, तो ऐसे में इन सभी इंस्टीट्यूशन का अपना अपना काम है, अपने अपने हिसाब से मॉडर्न डेमोक्रेसी में दे आर परफॉर्मिंग एंड गिविंग देयर, जो भी उनकी ड्यूटीज हैं दे आर फुलफिलिंग इट। हम अगर इन इंस्टीट्यूशन की वर्किंग के बारे में बात करें तो इट इज नॉट सो इजी, सबका काम बहुत कॉम्प्लेक्स है। इवन एक डिपार्टमेंट, हमने तो कह दिया इतना सा,
लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर अपने आप में बहुत बड़ा है। लेजिस्लेचर का मतलब जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ गई, उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ गई, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आ गई, इसके अलावा छोटे लेवल पे लोकल गवर्नमेंट आ गई, लोकल गवर्नमेंट में भी अलग अलग कैटेगरीज आ गई। तो लेजिस्लेचर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। सेम ऐसे ही सेम टाइम पर एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्टेट लेवल पे हो गया, लोकल लेवल पे हो गया, सेंट्रल लेवल पे हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग पोर्टफोलियोज, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट, तो दे हैव मतलब इतना ज्यादा एक वाइड एरिया है इनको समझने के लिए कि आपको एक चैप्टर ही पूरा पढ़ाना पड़ रहा है कि एटलीस्ट आप इनके बारे में समझ सके अच्छे से कि काम किस तरह से करते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर रूल रेगुलेशंस होते हैं जो कि लीडर्स के द्वारा संभाले जाते हैं। जो भी लीडर्स होते हैं इनमें मीटिंग्स होती हैं, कमिटीज बनती हैं, रूटीन्स के अंदर लगातार इनकी डिबेट्स, डिस्कशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि डिसीजंस लेने में डिले हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत ही प्योरिफिकेशन फॉर्म के साथ में होते हैं। कई लोगों के साथ में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, देन आफ्टर किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को डील किया जाता है। कई बार तो ऐसे भी होता है कि एक इंस्टीट्यूशंस दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट कर देता है, बट दे नीड टू एक्सेप्ट दैट। बट हाँ, इन सभी के अंदर एक चीज जो बहुत कॉमन होती है वो होती है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। और चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, यू नीड टू डू वर्क, आपको काम करना पड़ेगा, एंड दिस इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कई बार तो ऐसा भी होता है लोग भी क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि काम नहीं हो पा रहा, और बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है, जिन कामों की जल्दी होनी चाहिए, जिन कामों में टाइम नहीं लगना चाहिए, वो टाइम पे मतलब वो भी अगर टाइम से डिले हो रहे होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लाजमी है। बट हाँ, आपने फेक प्रोमिसेस कर दिए, किसी इंस्टीट्यूशंस ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए फेक प्रोमिसेस किए, दे केम इनटू पावर, और उसके बाद में फिर लोगों का फ्रस्ट्रेशन बनना लाजमी है। ऐसी ही चीजें होती हैं, काफी डिफिकल्ट होता है डिसीजंस लेना, लेकिन हाँ, डिसीजंस लिए जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बताया गया है। लेट्स हैव अ लुक। यहां पर बताया गया नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वी एक्चुअली एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। अब हम इंडिविजुअली इन इंस्टीट्यूशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट की बात करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बट सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे यहां पर 3 लोगों से मिलकर के बनी है, या 3 फैक्टर्स हम कह सकते हैं। पहला फैक्टर है प्रेसिडेंट, दूसरा फैक्टर है आपका लोकसभा, और तीसरा फैक्टर है आपकी राज्यसभा। तो ऐसे में हम सबसे पहले पार्लियामेंट की अगर अपन बात करें तो पार्लियामेंट, इसको लेजिस्लेचर भी कह सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट लेवल, मतलब आपके स्टेट लेवल पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और पार्लियामेंट आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है। व्हाट दे मेक्स द पॉलिसीज, टेक द डिसीजंस और मेक द लॉज। ओके, इनमें वो लोग इंक्लूड किए जाते हैं जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर भेजा है हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना करके। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जो असेंबली होती है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वो लोगों के बिहाफ पे, अथॉरिटीज पर डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। इंडिया के अंदर इस तरह की जो नेशनल असेंबलीज होती हैं उसे पार्लियामेंट कहते हैं, और स्टेट लेवल पे इसको या तो लेजिस्लेचर कहते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये बात मान के चलना, सेंट्रल लेवल जो भी है, सेंट्रल लेवल पे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, लोकसभा कह सकते हो या राज्यसभा कह सकते हो, और यहां पर ये स्टेट असेंबलीज होती हैं। ठीक है, इनमें लोग फाइनली, मतलब जब उनको पावर में वो आते हैं, जब इलेक्टेड होते हैं वो, तो पीपल, मतलब उनको ऐसा मौका दिया जाता है, प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां वह कलेक्टिवली बैठ करके लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो अगर स्टेट लेवल की बात करोगे तो लेजिस्लेचर हो गया, और अगर सेंट्रल लेवल की बात करोगे तो दैट वुड बी पार्लियामेंट। तो मैंने आपको बता दिया पार्लियामेंट के 3 टाइप होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। प्रेसिडेंट आएगा इसमें, इसके अंदर लोकसभा आएगी, और इसमें राज्यसभा आएगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट। पार्लियामेंट एक फाइनल अथॉरिटी होती है जो लॉ बनाती है हमारे कंट्री के अंदर। ये जो भी लॉ बनते हैं, जो भी फाइनल इसमें डिसीजन लेना होता है, पार्लियामेंट विल टेक दैट। इसके अंदर लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाला, लॉ फॉर्मेशन का काम जिनके हाथ में होता है उसको लेजिस्लेचर कहा जाएगा। नए लॉ बनाना हो, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करना हो, या फिर कोई भी ऐसा नया लॉ बनाना हो जो कि अपने टाइप से बिल्कुल नया है। जैसे देखो यहां पर they can make a new law, change in an existing law and make a new one for their मतलब place। existing कोई लॉ है उसको बदलना है, उसमें थोड़े बदलाव करने हैं, या उसको हटा करके कोई नया कुछ लेकर आना है, या पूरी तरीके से कोई नया लॉ लेकर आना है। ठीक है, ये तो देखो एग्जिस्टिंग लॉ को बदलना होता है, और इस लॉ की जगह पर कोई नया लॉ आ जाए, ये वो हो गया, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया उसको, और कोई बिल्कुल ही नया कोई फैक्टर लेकर आ गए। तो इस तरह का जो भी काम किया जाएगा पार्लियामेंट विल टेक केयर ऑफ इट।
इसके अलावा अगर पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो ये पूरे तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नमेंट को। इसके अंदर दो टाइप के लोग बैठते हैं, एक तो होते हैं जो पावर में होते हैं जिसको आप गवर्नमेंट कहते हो, एक वो होते हैं जो अपोजिशन में बैठते हैं। जैसे एक ऐसे मान लीजिए आप, एक तो हो गए नरेंद्र मोदी और उनकी जो भी सपोर्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो यूपीए एनडीए आपने नाम सुना होगा ना। तो देखो, एक तो हो गए नरेंद्र मोदी और उनके जो भी फ्रेंडली अलायंसेज हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं जो अपोजिशन होंगे, जिसमें राहुल गांधी जी आ गए, उनकी जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा मिला जुला रूप है, ये है आपका गवर्नमेंट। और ये जो गवर्नमेंट होती है, दैट गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली मेक द लॉ, लेकिन पूरी की पूरी पार्लियामेंट उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी, क्या वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात में नजर रखेंगे वो। इवन साथ साथ इस बात को भी वो फोकस करेंगे कि लोग अपनी पावर का मिसयूज ना करें, ठीक है। ये उनको डायरेक्ट करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को रन कराने में मदद करते हैं, डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। और जब तक पार्लियामेंट के मेंबर्स का सपोर्ट इनको मिलता है, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको 50% जो भी लोग हैं पार्लियामेंट में इलेक्टेड जो भी हैं, अगर वो किसी को सपोर्ट करते हैं तभी तो गवर्नमेंट बनती है। ये बात तो बचपन से जानते आए हो, क्लास 8th में तुमने पढ़ा है कि कोई भी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को जब तक मोर देन 50% सपोर्ट नहीं मिलता है तो दे कैन नॉट मेक द गवर्नमेंट। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो भी इलेक्टेड होते हैं, उनका मिला जुला ही डिसीजन यहाँ पे काम में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मनी मैटर्स भी यहीं पर डील किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जितने भी मनी रिलेटेड मैटर होते हैं वो बजट सेशन में जो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, दे विल टेक केयर ऑफ इट। पार्लियामेंट में कहां कितना खर्चा करना है, कौन सी चीज, कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाना है, कहां से आपकी इनकमिंग्स होगी, वो सारी की सारे काम पार्लियामेंट के थ्रू ही डील किए जाएंगे। अब वो अलग बात है कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो गवर्नमेंट में है लोग, उनके हाथ में चीज चली जाएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट हाईएस्ट फॉरम होता है जहां पे डिबेट और डिस्कशन होता है पब्लिक मैटर्स में। पब्लिक अफेयर्स के अंदर जो भी डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, ऑल सच थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल जो भी अलग अलग एरिया से रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं, एंड उनकी भी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन कौन करेगा? अपोजिशन। आंसर कौन देगा? गवर्नमेंट वाले। क्यों देंगे? क्योंकि दे हैव द पावर एंड दे आर मेकिंग लॉज एंड इंप्लीमेंटिंग ऑल ओवर द कंट्री। तो दे हैव टू बी आंसरेबल फॉर द पीपल जो अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, जहां पे उनकी गवर्नमेंट है कि नहीं है वो डजंट मैटर, लेकिन उनको रेस्पॉन्सिबल होना होगा, जवाब देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी से कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू। तो ऐसे में पार्लियामेंट इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है, और इवन गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से जिनको भी पावर दिया गया उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसके साथ में उनकी जवाबदेही भी, क्रॉस क्वेश्चन भी होता है, जवाबदेही भी उनकी देखी जाती है। ठीक है, तो ये था कि व्हाई नीड ए पार्लियामेंट। तो वी नीड पार्लियामेंट फॉर मेकिंग द लॉ, चेंजिंग द लॉ और एडिंग वन। इसके अलावा what things are going to be happen in country और what things are going on, उन सब के ऊपर discussion, debate, then controlling the money matters as well as discussion or debate for public welfare. All such things, all 4 things you need to learn. If the question comes, then why we need a parliament, so you need to give the answer. Now we have the next thing, which is the 2 houses of the parliament. As you all know, class 8th में you have discussed about or you have learned about it, that we have the 2 parts or 2 houses of the parliament. One is Lok Sabha and second one is Rajya Sabha. Obviously यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है, एक मेज हमारी जैसे बड़ी कंट्री के अंदर कोई हाउस कंट्रोल नहीं कर सकता। हालांकि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमने वहीं से इंस्पिरेशन हमने लिया। हमने वहीं से सीखा कि उन्होंने भी अपनी पावर को इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि स्टेट्स के लिए अलग है और जो कॉमन पीपल है उनके लिए अलग है। एंड उसी चीज को समझते हुए हमने भी यहां पे डिवाइड कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि लोकसभा और राज्यसभा वाला कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंस्पिरेशन लिया था इस चीज के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था ना, तो वी हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। The most larger countries divide their role and power of the parliament into 2 parts. These are called the chambers or the houses. इसको चैम्बर्स कह सकते हो या हाउस कह सकते हो। यूजुअली एक हाउस जो होता है वो लोगों के थ्रू इलेक्टेड लोगों से भरा हुआ होता है, जिसको आप कहते हो लोकसभा। यहां पर इन्हीं लोगों के पास में रियल पावर होती है और वो लोगों के बिहाफ पे यूज कर रहे होते हैं अपनी पावर को। एंड वी विल टॉक अबाउट द सेकंड हाउस, दैट इज इनडायरेक्टली
and performing some special functions, and they actually represent the nation or different regions of the country. ठीक है, तो they are directly elected and they are indirectly performing their task. They are directly performing and they are indirectly performing. This is the second house we can say, and they have the interest of state. They are having the interest of states, and particularly for the first house, as we can say, they are the Lok Sabha members and they are taking decisions on the behalf of the people. Got it? So they are elected representatives, but if we'll talk about, so they are indirectly elected and they are representing the states and they are representing the common people, you know. So there are two houses, one is Lok Sabha and second one is Rajya Sabha. तो इसको अब देखा जाए ना, तो राज्यसभा और लोकसभा ये दो हाउसेज होते हैं, इनको आप चैम्बर्स भी कह सकते हो. If you will say, then the other name of Rajya Sabha is Council of State and the other name of Lok Sabha is House of the People. ठीक है, सो अगर आप ये कहें, अच्छा एक और नाम होता है इनका, लोकसभा और राज्यसभा का एक और नाम होता है. लोकसभा को आप लोअर हाउस कहते हो, लोकसभा इज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज अपर हाउस. ओके, Rajya Sabha is upper house and Lok Sabha is lower house. Why we are calling them actually? The reason behind that we will discuss in the next slide. Why we are calling Rajya Sabha as the upper house and why we are calling Lok Sabha as the lower house. We will discuss it. Okay. So firstly, we are taking the Lok Sabha or lower house or house of the people. देखो, हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कॉमन जो कम्युनिटीज हैं, कॉमन पीपल हैं, उन डिग्नेटरीज को वी आर एक्चुअली एडिंग हिम. इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों में से आएंगे. एंड लोअर हाउस कहने का मतलब ये नहीं है कि लोअर है, मतलब इनके पास में पावर कम है. लोअर हाउस का मतलब है कि दे आर एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द पीपल. ओके, और जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो दैट मेक्स द यूनिटी. हाँ, दैट इज वाई इसको आपने अपर हाउस कहा है. लोअर हाउस और अपर हाउस वाला कंसेप्ट भी ब्रिटेन से हमने लिया है. ओके, सो यहां पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोकसभा के अंदर हमने आज की सिनेरियो के हिसाब से मैक्सिमम 552 सीट्स को रखा है कि अलग अलग एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दे विल बी इलेक्टेड और उन लोगों को मौका मिलेगा इस तरह से. इसके अलावा अगर इसका डिवीजन हम देखेंगे तो 552 ये डिवाइडेड थे बेटा 530, 20 एंड 2 में. ये आते हैं आपके डिफरेंट स्टेट से, ये आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. अच्छा एक और चीज बता देता हूं, ये जो एंग्लो इंडियन वाला कंसेप्ट है ये जनवरी 2020 में 2020 के अंदर जनवरी मंथ में इसको हटा दिया गया है. अब एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है. जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पहले ऐसे होता था कि प्रेसिडेंट के हाथ में 2 सीट्स रिजर्व होती थी लोकसभा मेंबर्स के लिए, बट वो अब सीट्स रिजर्व नहीं रखी जाती. जनवरी 2020 में एंग्लो इंडियन वाला जो कंसेप्ट था इसको 136 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर हटा दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया. अमेंडमेंट क्या होता है? एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव अगर करना है और बदलाव किया गया है तो दे कैन बी, मतलब दैट कैन बी रिमूव्ड. तो ऐसा ही किया गया, इस चीज को हटा दिया गया. कब हटाया गया? जनवरी 2020 में. अच्छा जनवरी 2020 में एक और चीज हुई थी, इफ यू नो, तो जनवरी 2020 में जो यूनियन टेरिटरीज थी उसके अंदर भी काफी सारी चीजें बदली थी. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में जैसे आप जानते होंगे 9 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बाद 8 हो गई है. उस पर हमने शॉर्ट भी बना रखा है, देखिएगा. वो भी मेजर डिसीजन लिया गया था उसी टाइम पर. तो यहाँ पे ये आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से, ये आते हैं आपके स्टेट से. हालांकि एट प्रेजेंट अगर अपन बात करें तो वी हैव ओनली 545. 7 सीट्स आर स्टिल रिमेन. 7 सीट अभी भी रिमेन है. ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो 2 पर्सन नॉमिनेट कर सकते हैं. मैं वो बात बता रहा हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में अभी लिखी हुई है, लेकिन प्रेजेंटली मैंने आपको बता दिया ये वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है. कब किया गया है? 2020 में. ठीक है, तो ऐसे में द टोटल, अच्छा एक और चीज है, ये क्या कर सकते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके हाथ में बहुत सारी पावर होती है. तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी प्रूव हो रहा है लोकसभा के अंदर उनको वो राइट देते हैं. हालांकि ऐसा ही होता है, प्रोसीजर तो यही है कि उनको वो राइट देंगे. देन हाउ दे विल मेक, मतलब दे कैन मेक द गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं इफ दे हैव प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द हाउस. द टोटल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है. इलेक्शन के अंदर आपने पढ़ा था ना, इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर जो मैं आपको बता रहा था,
इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होता है, तुम जानते हो अच्छे से। इसके हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया जाता है और इसके अंदर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता है और हम जो व्यक्ति हैं 18 साल की जैसे हो जाएंगे, वी विल हैव द राइट ऑफ सैफरेज, हमारे पास में राइट टू वोट हो जाएगा और 18 साल के बाद में हमें अचीव होता है। ठीक है, तो पूरे भारत को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हमें चूज करना होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव और फिर वो सारे रिप्रेजेंटेटिव कहां बैठते हैं, लोकसभा में, जिसको आप लोअर हाउस कहते हो। अगर मैं बात करूं कि कोई भी पर्सन अगर लोअर हाउस मेंबर बनना चाहता है या फिर लोकसभा मेंबर बनना चाहता है तो व्हाट क्वालिटीज ही और शी मस्ट हैव, यहां पर अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सी बात है। लोकसभा मेंबर बनने के लिए यू मस्ट हैव द 4 बेसिक क्वालिटीज। पहली क्वालिटी है कि आप एक तो पागल नहीं होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके बाद पागल नहीं होने चाहिए, ठीक है, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए और इसके अलावा आपकी एज जो होनी चाहिए वो 25 साल कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब प्रूव नहीं होने चाहिए। लगे हुए तो बहुत सारे लोगों के लगते हैं, प्रूव नहीं होने चाहिए। बस ये बेसिक सी क्वालिटीज हैं। लाइक आप इंडियन सिटीजन हो, 25 साल आपने पास कर लिया हो, कोई प्रॉफिटेबल पोस्ट पे ना हो, ये भी चीज अच्छी है। प्रॉफिटेबल पोस्ट मतलब आपका कोई मकसद ऐसा छुपा हुआ नहीं दिखना चाहिए कि आप पैसा कमा रहे हो और पैसे के लिए आप आ रहे हो। ठीक है, हालांकि अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप नहीं होने चाहिए, आपका मेन मकसद पॉलिटिक्स में आने का सेवा करना होना चाहिए, ऐसा वो लोग सोचते हैं, बट तुम जानते ही होता है तो क्या है एक्चुअल में। तो प्रॉफिटेबल पोस्ट ना हो, गवर्नमेंट के अंडर में, प्राइवेट आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी संपत्ति का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, मेंटली इल नहीं होने चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए और किसी भी तरीके का आप पे एलिगेशन प्रूव नहीं होना चाहिए। लगाए तो जा सकते हैं बट वो प्रूव ना हो। ठीक है, तो ऐसे में ये सारी चीजें इफ यू आर हैविंग देन यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस दौरान मैं बात करूं तो इस हाउस में जितने भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है उनका जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो 5 साल का होता है। ये मैक्सिमम है 5 साल। 5 साल बाद तो आपको वापस से इलेक्शन से लड़ने ही पड़ेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो 5 साल का इलेक्शन आपके पास में होगा। 5 साल के बाद में इलेक्शन वापस से आपके एरियाज में होंगे, उसमें आपको वापस से अपना मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा या लोगों का फेथ आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप वापस से लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस टर्म मैक्सिमम। ओके, एंड अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि somebody is there and who is not performing their task according to the constitution, the president of India can remove them earlier completing their tenure, वो पहले ही उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर क्या होगा, ये एक टेम्पररी हाउस है, इसीलिए इसको टेम्पररी कहा है कि किसी भी पर्सन का यहां सीट परमानेंट नहीं है। प्रेसिडेंट जब चाहे उसको वहां से हटा सकता है, पूरे के पूरे हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो यहां पर पहले तो 5 साल के लिए आपने लोगों को अपॉइंट किया, उन लोगों में से आपने गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा जिसके पास जो मेजॉरिटी होगी। अब काम क्या होगा, काम करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए। देखो, प्रेसिडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट सिट बिकॉज ऐसा है ना कि 2 हाउसेज हो गए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। अब वो दोनों हाउसेज में बैठ नहीं सकता, इसलिए वो दोनों हाउसेज में ही नहीं बैठता। तो व्हाट ही डज, वो यहां पर एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है जिसको कहते हैं स्पीकर। अब स्पीकर एक तरीके से नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होता है, वो टेक केयर करेगा व्हाट एवर द एक्टिविटीज आर टेकन प्लेस देयर। तो वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि स्पीकर को पता हो, स्पीकर ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, तो स्पीकर क्या करता है, जो भी सेशंस होते हैं उन सभी को करता है, कंडक्ट करवाता है, या जो भी हाउस का काम है उन सभी को करेगा। इवन वो डेकोरम भी मेंटेन करने का काम करेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर 50-50 वोट है, जैसे कहा कि भाई ये पॉलिसी है, इसको मानना है कि नहीं मानना है, तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया मानना है, अपोजिशन ने कह दिया मानना है, उनके भी 50% वोट हो गए, इनके भी 50%, हालांकि बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट 50-50% वोट है दोनों की तरफ। अब अगर कोई डिसीजन लेना होगा ऐसा, तो स्पीकर विल गिव हिज वोट। तो स्पीकर क्या करेगा, अपना वोट देगा और जिसके पास वोट जाएगा वो अप्रूव हो जाएगा, मान ली जाएगी। तो स्पीकर कई बार इसमें अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, टाई होने की सिचुएशन में वो अपना वोट देता है। कई बार ऐसा भी होगा कि स्पीकर की अचानक से एब्सेंस हो जाएगी, उसकी डेथ हो गई, उसका रिजाइन हो गया, या किसी कारण से वो किसी भी तरीके से वो एब्सेंट हो गया, तो उसकी जगह पर डेप्टी स्पीकर विल टेक केयर ऑफ द स्पीकर। ठीक है, मतलब उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके फुलफिलमेंट कौन करेगा, डेप्टी स्पीकर। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो टास्क सारा प्रेसिडेंट के थ्रू स्पीकर के लिए दिया गया है। लोकसभा स्पीकर के बारे में और थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में मेरे हिसाब से। लेकिन स्पीकर वाला जो ऊपर अभी अपन ने पढ़ा तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीकर का टाइम भी वैसे ही होता है, 5 साल वाला ही है, क्योंकि वो भी तो इलेक्टेड ही है ऑफकोर्स। तो ऐसे में अच्छा एक और चीज बता देता हूं, स्पीकर
हो सकता है अपोजिशन हो सकता है पावर वाली गवर्नमेंट का हो, तो वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर रहा है और लोगों की किसमें सहमति है। प्रेसिडेंट की नजरों में जो मतलब बायस्ड नहीं होगा ना, उसको स्पीकर बनाया जा सकता है, हालांकि इसमें वोटिंग भी होती है, फॉर्मेलिटी होती है वो एक। अब ऐसे में देखो कि लोकसभा के लिए जो बिजनेसेस हैं, लाइक लोकसभा और जो विधानसभा है, विधानसभा इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट। ये प्रॉपर मैनर में फंक्शन कर सके, इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन किया है कि वो स्पीकर को और डेप्टी स्पीकर को अपॉइंट करेंगे। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द मीटिंग्स, दे आर टेकिंग द सेशंस, बजट सेशन एंड ऑल। तो वहां पे इन सबको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए, काम में रखने के लिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक स्पीकर होगा और डेप्टी स्पीकर होगा। अगर कभी भी स्पीकर एब्सेंट होता है तो डेप्टी स्पीकर विल टेक केयर ऑफ देयर टास्क, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस होता है। सारे के सारे काम जो होते हैं लोकसभा के और विधानसभा के, लोकसभा सेंट्रल लेवल, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एट स्टेट लेवल, वो सारे के सारे टास्क जो होंगे परफॉर्म करेगा। वो हमेशा मीटिंग्स करवाएगा लोकसभा की या विधानसभा की, ठीक है। जो भी रेजोल्यूशन पास करना है, कोई भी बिल पास करना है, अगर कोई परमिशन लेनी है, देनी है, वो सारी चीजें स्पीकर के थ्रू होगी। एक बात ऐसे समझ लो कि वो तो है क्लासरूम और स्पीकर है आपका मॉनिटर। तो मॉनिटर एब्सेंस ऑफ द टीचर क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है ना सब कुछ, तो वैसे ही स्पीकर भी मेंटेन करने की कोशिश करता है उनके बीच में। अदरवाइज तो ऐसा हो, नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट जिसकी चल रही है उसी को सारी पावर दे दी तुमने, तो वो तो अपने मन मर्जी का काम करेंगे और प्रेसिडेंट आके बार बार तो देख सकते नहीं, इतने तो वेले है नहीं वो। तो प्रेसिडेंट क्योंकि बहुत बिजी है, ही इज द फर्स्ट पर्सन और उनको पूरे देश का टेक केयर करना है, उनके पास में दूसरे भी बहुत सारे काम है, तो वो अपनी पावर को शेयर करते हैं स्पीकर के साथ और स्पीकर को नॉमिनेट करते हैं कि भैया मेरे बिहाफ पे तुम इसको, यहाँ की जो मीटिंग है उसको टेक केयर करो, ठीक है। तो इस तरह की चीज होती है। लोकसभा और विधानसभा, यहां पर मैं दोनों ही चीजें बता रहा हूं। बिल वगैरह जो भी होंगे स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि मनी बिल है कि ऑर्डिनरी बिल है एंड ऑल, ठीक है। जो भी मेंबर होंगे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट मेंबर्स और जो भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं, उनको ऑबे करना पड़ेगा स्पीकर को। अब सोचो स्पीकर अपोजिशन से आ गया तो, स्पीकर अगर अपोजिशन से आ गया और नरेंद्र मोदी ना माने तो नहीं, ऐसा नहीं होता, इनको ऑबे करना पड़ता है क्योंकि स्पीकर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज द, मतलब आप कह सकते हो हेड है वो पूरे नेशन का, उसकी बात को कोई भी टाल नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लोकसभा, क्योंकि क्लास 8 में तुम बढ़ गए हो तो इसमें तुम्हें आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलो दूसरे की बात करते हैं, और जो कि है राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहते हैं। बहुत 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 सिंपल है। टोटल मेंबर की अगर अपन बात करें तो 250 है। अब 250 में भी डिवीजन है, 238 तो आएंगे आपके स्टेट से और यूटीज से, और 12 पर्सन्स विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो 12 लोग नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, ये अपने अपने फील्ड में, चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, दैट इज आर्ट, चाहे सोशल सर्विसेज हो, इसके अंदर उन्होंने अच्छा काम किया होना चाहिए, प्रेसिडेंट को लगना चाहिए। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई, प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट करते हैं ना, तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों को नॉमिनेट किया जाता है कि भैया तुम इसमें तुम रहोगे, इसमें इस वाले सेक्शन से तुम आओगे, रिप्रेजेंटेशनशिप करोगे। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने फील्ड से। भाई जैसे फिल्म इंडस्ट्री है तो उसका भी कोई पर्सन वहां पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। खेल है तो खेल से भी कोई पर्सन वहां अपॉइंट किया जाएगा, सो दैट कभी भी ऐसा कोई मुद्दा आए तो वो अपने फील्ड का जो भी उनका मतलब कंसर्न है तो दे कैन शेयर इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे में यहां पर इस तरह से नॉमिनेशंस होते हैं और 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट अपने पास से, एंड 238 पीपल कैन बी इलेक्टेड फ्रॉम द यूटीज एंड स्टेट्स, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सेम अगर अपन देखें, क्योंकि देखो यहां पर मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ राज्यसभा, तो यहां पर जो स्टेट असेंबलीज होती हैं वो नॉमिनेट करते हैं कि भैया राजस्थान से, यहां पर बोला जाएगा राजस्थान से इतने लोगों को मतलब भेजिए आप राज्यसभा में। तो जो वहां की गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें जो जीते हैं वो भी बैठे हुए हैं, जो हारे हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, अपोजिशन भी बैठा हुआ है। तो वो अपने कॉमन कंसर्न से इस राज्यसभा के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, मतलब राजस्थान को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को भेजा जाएगा राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसर्न से, ठीक है। तो ये चीज यहां पर होती है। अब इसको कौन पर्सन बन सकता है, तो ऑफ कोर्स जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो बनेगा। तो यहां पर लोकसभा से 5 साल ज्यादा का एक्सपीरियंस वाला, मतलब 30 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए। बाकी वही क्वालिफिकेशन जो हमने देखी है लोकसभा के मेंबर्स के लिए, जैसे भारत का नागरिक हो,
कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे ना हो, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटल इल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई भी ऑफेंस उस पर मतलब उसको ऑफेंस नहीं किया हुआ होना चाहिए, उसमें प्रूव नहीं होनी चाहिए कोई एलिगेशन जो उस पर लगाए गए हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उन सब चीजों को क्वालिफिकेशन माना गया है किसी भी राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, जल्दी से एक बार फटाफट से देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखते रहा करो, एक तो तुम मैसेज नहीं लिखते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे इसी को कंसर्न आगे देखते हैं। राज्यसभा के अंदर जो टेन्योर होता है या जो भी टर्म्स होते हैं वो कितने टाइम के होते हैं। देखो उसके अंदर तो हमने कहा था मैक्सिमम 5 ईयर, ठीक है, उसके पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहें तो उसको बदल सकते हैं ना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर आपके 6 साल होते हैं, कोई भी मेंबर जो इलेक्ट होता है वो 6 साल के लिए होता है। लेकिन देखो उसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। अब देखो बहुत सारे बच्चे, आज तक जब भी मैं ये चीज पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो क्या चीज है, लाइन अगर पढ़ते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऐसे समझो आप कि जो भी लोग अपने 6-6 साल कंप्लीट करते जाएंगे ना वो यहां से रिटायर होते जाएंगे। जैसे मैंने कहा सन 2000 के अंदर 100 लोग अपॉइंट किए गए अलग अलग स्टेट से, फिर 2001 के अंदर मैंने कहा 50 हुए, 2002 के अंदर फिर 50 हुए, ऐसे मान लो, ठीक है। या फिर एक काम करो 150 मान लो और इसको एक बार इरेज कर देते हैं अपन, ठीक है, एक बार इरेज कर देते हैं। देखो तो सन 2003 में 150 हुए ऐसे मान लेते हैं, और सन 2000 में कितने हुए, 100 हुए, ठीक है। अब समझो क्या चीज है कि जैसे जैसे आप अपने 2 साल कंप्लीट करते जाओगे तो यू विल remove the who has actually completed their 6 year or involve those people who are actually in the replacement of those। तो जैसे मैंने कहा यहां पे फिर 2005 में कितने हैं, 100 लोग आ गए। तो जिन लोगों के 6 साल कंप्लीट हो गए हैं, यहां पे एक बार कैलकुलेट करके देखें, यहां से यहां तक 100 लोग आ गए ना, तो 100 लोग हट जाएंगे और 100 लोगों की जगह नए 100 लोग आ जाएंगे उन्हीं जगहों से जहां से वो आए थे। तो लेकिन ये चीज तो 6 साल कंप्लीट होने के बाद में, बट ये चीज जब कैलकुलेट करते हैं ना तो हर 2 साल में कैलकुलेट की जाती है कि भैया अब कितने लोगों की जरूरत है, अब कितने लोगों की। तो हर 2 साल में फेयरवेल होता है राज्यसभा के अंदर। तो जिन जिन के 6 साल कंप्लीट होते जाते हैं ना वो तो निकलते जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे आते जाते हैं, ऐसे समझ लो आप। हर 2 साल में इस चीज को देखा जाता है कि कितने लोगों ने अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उन लोगों को हटा करके दूसरे लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों ने अपने 6 साल कंप्लीट किए हैं दे विल कम, वो आएंगे और उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जिन लोगों के 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अब जैसे लोकसभा के अंदर हमने मतलब प्रेसिडेंट ने एक पर्सन अपॉइंट किया था जिसका नाम था जिसकी पोस्ट का नाम था स्पीकर, वैसे ही यहां पर भी एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसकी पोस्ट का नाम है वाइस प्रेसिडेंट। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट के साथ में उसको भी असिस्ट करने वाला होना चाहिए ना, तो यहां पर भी वाइस प्रेसिडेंट के साथ में वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है कि कभी वाइस प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट हो जाएं तो वाइस चेयरमैन उसकी जगह पर काम कर ले, ठीक है। तो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड इन हिज एब्सेंस इसको असिस्ट करने के लिए वाइस चेयरमैन होता है, जो उन्हीं लोगों में से एक अपॉइंट कर लिया जाता है कि कई बार हो सकता है ये एब्सेंट हो जाए या कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए जब ये अवेलेबल ना हो, तो ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द सच थिंग्स। सिंपल ही था मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें होगी नहीं, ठीक है। तो जो भी काम है उन सभी कामों को यहाँ पे देख लिया जाता है। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे जुड़ा हुआ वो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना ना, थोड़ा बेनिफिट होगा इससे अपने को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो टर्म 2 है तो ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसके चांसेस इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि मोस्ट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज इसको फोकस करना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ यू कैन से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है राज्यसभा से, इसको प्रूव करो, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आ जाता है या एक राज्यसभा का भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले तो ये समझ लो कि कोई भी लॉ होता है वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेज में, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज इज कि जो फाइनल डिसीजन, कई बार ऐसा भी होगा जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो फाइनल डिसीजन जॉइंट सेशन में भी लिया जाता है, चलो ये भी मान लिया। लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग
लोकसभा के अंदर है 545 एट प्रेजेंट, 545 मेंबर्स आर देयर। तो ऑब्वियसली अगर चाहे मीटिंग जॉइंट सेशन भी हो, मतलब लोकसभा के मेंबर भी आ गए, राज्यसभा के मेंबर भी आ गए, और एक के टाइम पर कोई ऐसा बिल है जिसको मतलब पास और रिजेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली किसका पावर ज्यादा है? जिनके पास ज्यादा लोग हैं। तो एक तरफ तो 250 लोग ही हैं और एक तरफ कितने हैं? 545। तो ऑफकोर्स इनका पलड़ा ही भारी रहेगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि लोकसभा ज्यादा मतलब पावरफुल है। तो मैक्सिमम कोई भी लॉ बनेगा तो ना तो केवल राज्यसभा ना केवल लोकसभा, कई बार ऐसा होगा लोकसभा मान जाएगी लेकिन राज्यसभा नहीं मानेगी, लेकिन फिर वापस से वो बिल इनके पास में आ जाएगा। नया लॉ तो यही बनाएंगे। तो राज्यसभा ज्यादा पावरफुल नहीं होती, लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है हर मायने में, क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्हीं के पास में है और लोग भी ज्यादा इन्हीं के पास में है। दूसरी चीज, लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर इन अ मनी मैटर। कोई भी मनी से रिलेटेड बात है तो लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होता है। लोकसभा पास करता है कोई भी बजट जो होता है गवर्नमेंट के लिए कि भैया कितना पैसा इस साल आने वाला है, कितना हम खर्च करने वाले हैं, कौन से डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत है, कौन से डिपार्टमेंट को पैसा ज्यादा देना है। राज्यसभा हो सकता है रिजेक्ट कर दे, बट राज्यसभा इस बात को मना नहीं कर सकती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा ने मना कर दिया और चीज को बिल्कुल ही डिनाई कर दिया गया। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, राज्यसभा कैन डिले इट। मतलब ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने कहा कि हम तो इस पे साइन ही नहीं कर रहे हैं और वापस ले जाओ, माना ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसको डिले कर देंगी, रोक के रख सकती हैं, क्योंकि भाई देश को चलाने का सारा दारोमदार फाइनेंस मिनिस्टर पर है, प्राइम मिनिस्टर पर है, और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट है इन लोकसभा। तो राज्यसभा उनको मना नहीं कर सकती, हाँ उनको सजेस्ट कर सकती है, या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक मनी बिल को होल्ड करके रख सकती है। मनी बिल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो मनी रिलेटेड जो भी लॉ है उसको वो होल्ड करके रख सकते हैं केवल 14 दिन। क्वेश्चन आता है कितने दिन, ठीक है, तो 14 दिन। लोकसभा मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, दे कैन सजेस्ट देम, बट हो सकता है लोकसभा को लगे नहीं भैया तुम तुम्हारा सजेशन अपनी जेब में रखो, वी विल नॉट एक्सेप्ट। बट अमूमन ऐसा होता है कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर कोई ऐसा चेंजेस हैं, क्योंकि वहां पर माना गया है, वहां पे सारे स्टेट के लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनके जो डिसीजंस हैं या उनके जो सजेशंस हैं दे कैन बी एक्सेप्टेड। बट हाँ देखो यहां पर लाइन कही है मे एक्सेप्ट और मे नॉट एक्सेप्ट, इट इज देयर टास्क, देयर मतलब थिंकिंग। तो इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के पास में ज्यादा पावर है। और लास्ट पॉइंट, कोई भी importantly, the Lok Sabha control the Council of Minister. Only a person enjoy the support of majority in the Lok Sabha. It appoints as the Prime Minister. If the majority of Lok Sabha members says that having no confidence in Council of Ministers, all the members including Prime Minister have to quit. The Rajya Sabha does not have this power. अब देखो लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर हैं 545 एट प्रेजेंटली एंड 552 मैक्सिमम। तो इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जैसी पोस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसी पोस्ट को अगर हटाना भी है तो केवल लोकसभा मेंबर्स कैन डज दैट। बट यहां पर राज्यसभा के पास में ऐसी कोई पावर नहीं है। राज्यसभा कहें कि नरेंद्र मोदी अच्छा नहीं है, पूरे राज्यसभा के लोग कहें, तो उनके हिसाब से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं और ना ही कोई मनी बिल लेकर आ सकते हैं। मनी बिल केवल लोकसभा लेकर आ सकता है, मनी रिलेटेड बिल भी नहीं बना सकते वो। तो लोकसभा के अंदर कई बार ऐसा होगा कि किसी मिनिस्टर को हटाना है तो वो भी हटाया जाएगा तो केवल लोकसभा मेंबर के थ्रू ही हटाया जाएगा, राज्यसभा के लोगों के पास में राइट नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि इनके पास ज्यादा पावरफुल, मतलब दे आर मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। अच्छा, लेकिन सारी बातें इनकी बुराई कर ली, थोड़ी सी बड़ाई करने वाली बात भी तो है ना। तो राज्यसभा के पास में 2-3 अच्छी पावर भी है। राज्यसभा के पास में 2 स्पेशल पावर होती हैं इंस्टेड ऑफ लोकसभा। देखो राज्यसभा चाहे ना तो जैसे आईएफएस, आईएएस इस तरह की जो वैकेंसीज हैं, पोस्ट है, राज्यसभा एक नई पोस्ट चाहे तो क्रिएट कर सकता है। कोई भी सिविल सर्विसेज हैं उसमें कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करना है तो केवल राज्यसभा कैन डज दैट, राज्यसभा ही वो कर सकता है। और अगर कोई ऐसी चीज है लाइक आप ये मान के चलो कि लोकसभा के अंदर कोई मतलब 3 लिस्ट में काम डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 3 लिस्ट होती हैं, जैसे मैं कहता हूं आपके यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अगर कोई चीज स्टेट लिस्ट में मेंशन है तो राज्यसभा उसको चाहे तो नेशनल मैटर मानते हुए उसको यूनियन लिस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकती है। लोकसभा नहीं कर सकती, राज्यसभा कर सकती है कि जो भी लिस्ट पहले से डिवीजन है, मतलब लोकसभा मतलब स्टेट लेवल पे क्या काम होंगे, सेंट्रल लेवल पे क्या काम होंगे, दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, इसके लिए अलग अलग 3 लिस्ट बनाई हुई है। बट
अगर कभी राज्यसभा को ऐसा लगता है कि ये वाला काम कंसर्निंग है नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसको वो हटा करके यूनियन लिस्ट में लेके जा सकते हैं, लोकसभा वाले नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये दो स्पेशल पावर इनके पास में है कि स्टेट लिस्ट को निकाल करके यूनियन लिस्ट में लेके जा सकते हैं। दूसरा, कोई नई सिविल सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा कैन डू। और इधर यहां पर अगर देखा जाए लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के पास में इनके पास में डिसीजन लेने का राइट होता है, ज्यादा लोग होते हैं तो इनकी बात ज्यादा मानी जाएगी। ये किसी बिल को होल्ड नहीं कर सकते, लोकसभा वाले ही मतलब उनकी बात मानी जाएगी। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको कंट्रोल करना, इनको हटाना, इनको लगाना, ये सारा टास्क इनका होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये जो आज का टॉपिक होगा वो समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट और ज्यादा कुछ टफ था नहीं, बहुत ही सिंपल चीजें थी, क्लास 8th में तुम पढ़ के आए हो। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। कहीं प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट हमारे एग्जीक्यूटिव्स को, हमारे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।